नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा छठवीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग लेसन नंबर 8 सुक्ति स्तबकः सुक्तियों का गुच्छा। इसका हम देखेंगे ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहां जो बेल है उसको क्लिक करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ZTPL ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और वहां पर जो स्टडी मटेरियल है उसमें जाएंगे तो आपको सारे कंटेंट हमारे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सुक्तियों का संकलन किया है। सुक्ति शब्द अर्थात सु उपसर्ग उक्ति शब्द से बना है। सु प्लस उक्ति सुक्ति। इसका अर्थ होता है अच्छा वचन। अत्यल्प शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को सुंदर ढंग से कहने के लिए संस्कृत साहित्य की सुक्तियां प्रसिद्ध है। यथा जैसे बालक से भी हितकर बात ग्रहण कर लेनी चाहिए, पुस्तक में पढ़ी बात जीवन में अपनानी चाहिए, मधुर वचन सबको खुश कर देते हैं इत्यादि अच्छी बातें इन सुक्तियों में निहित है। सबसे पहले हम श्लोक क्रमांक 1 देखेंगे। बालादपि ग्रहीतव्यं युक्तमुक्तं मनीषिभिः रवेर्विषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम्। इसका अन्वय देखिए। बालात् अपि युक्तम ग्रहीतव्यम, तो यहां पर देखिए युक्तम क्या बताया है, ग्रहीतव्यम इति मनीषी भी उक्तम किम रवेः अविषये प्रदीपस्य प्रकाशनम न, ब्रैकेट में आएगा भवति। यहां पर संधि विच्छेद देखिए। बालात प्लस अपि, युक्तम प्लस उक्तम, रवेः प्लस अविषये। अब यहां पर शब्दार्थ हम देखते हैं। बालात प्लस अपि, बच्चे अर्थात अल्प बुद्धि वाले से भी, अपि मतलब भी। यहां पर बाल का अर्थ है जिसकी मति कम है, जो ज्यादा दिमाग नहीं रखते हैं, ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग या छोटे बच्चे, दोनों अर्थ यहां पर ले सकते हैं। फ्रॉम चाइल्ड और अ पर्सन विथ लेस इंटेलिजेंस। ग्रहीतव्यम ग्रहण करना, सीख लेना चाहिए, शुड बी एक्सेप्ट लर्न। युक्तम उपयुक्त उचित प्रॉपर एप्रोप्रिएट। उक्तम कहा गया है इससे। मनीषिभिः बुद्धिमानों द्वारा, बाय इंटेलेक्चुअल्स पर्सन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्ट। रवेः प्लस अविषय सूर्य के न होने पर, इन द एब्सेंस ऑफ द सन। प्रदीपस्य दिए का, ऑफ द कैंडल। प्रकाशनम प्रकाश करना, स्प्रेडिंग लाइट। अब यहां पर देखिए इसका हम अर्थ समझते हैं। बालात अपि बच्चे अर्थात अल्प बुद्धि वाले या मूर्ख से भी, अपि मतलब भी, युक्तम ग्रहीतव्यम, युक्तम अर्थात सही बात को ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा मनीषी भी उत्तम, बड़े लोगों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है। किम रवेः अविषये, क्या सूरज के न होने पर, प्रदीपस्य प्रकाशनम न भवति, दिए का प्रकाश नहीं होता है। अर्थात जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो हम किसका सहारा लेते हैं, तब हम दिए का सहारा लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बहुत बुद्धि वाले हैं वे यदि ना हो तो ऐसे साधारण लोगों से भी हम सलाह मशवरा कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखिए। वाइस मैन लिसन टू इवन स्मॉल किड्स इफ दे आर टॉकिंग अप्रोप्रिएटली, इवन अ स्मॉल लैम्प कैन illuminate darkness not touched by sun। अगला देखिए। पुस्तके पठितः पाठः
जीवने नैव साधितः किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसमें सबसे पहले आप संधि विच्छेद देखिए, न प्लस एव, यह संधि विच्छेद है। यह प्लस न, इसका अन्वय आप देखिए, जो ब्रैकेट में दिए हैं इन शब्दों की यहां जरूरत है जो कि श्लोक में नहीं दिए गए हैं। यदि पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः, उसके बाद आया देखिए यह पाठः जीवने सार्थकः न अस्ति तेन पाठेन किम भवेत्, ये इसका अन्वय हुआ। अन्वय अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार हम इन श्लोक को अरेंज करते, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं वैसे इसको सिंपल तरीके से अरेंज किया जाता है। अब इसका देखिए शब्दार्थ, पुस्तक में इन द बुक, पठितः पढ़ा गया, दैट इज रीड, जीवने जीवन में इन लाइफ, नैव न प्लस एव नहीं नॉट, साधितः उपयोग किया गया, प्रैक्टिस्ड यूज्ड, किम भवेत् क्या लाभ व्हाट इज द यूज, यह न जो नहीं, सार्थकः अर्थपूर्ण मीनिंगफुल। इसके अन्वय का अर्थ देखिए आप, सिंपल अर्थ में देखते हैं। यदि पुस्तके पठित पाठः, किताब में पढ़े हुए पाठ को जीवने न साधित, अपनी जिंदगी में यूटिलाइज नहीं करते हैं, तरही तो यह पाठः जो पाठ जीवने सार्थक न, जिंदगी में यूजफुल नहीं है, तेन पाठेन किम भवेत्, उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा है, कोई फायदा है भाई। जीवन में यदि हम उन पाठों को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो उन पाठों को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखिए, इफ अ लेसन दैट इज रीड इन अ बुक इज नॉट मेड यूज ऑफ इन लाइफ, दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लेसन। उसके बाद अगला श्लोक देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसमें आप देखिए सबसे पहले इसका हम अन्वय देखते हैं। सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें कुछ खास परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके शब्दार्थों को हम देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, बाय स्पीकिंग प्लेजेंट वर्ड्स, तुष्यंती खुश होते हैं, बिकम हैप्पी सेटिस्फाइड, तस्मात इस कारण से, हेंस वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड स्पीक, वचने बोलने में, इन स्पीच, का दरिद्रता कंजूसी कृपणता क्यों हो, व्हाई बी मिजरली। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। सर्वे मानवाः दुनिया के सारे इंसान, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति मीठे वाक्य बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं, तस्मात् इसी कारण से, प्रियम ही वक्तव्यम हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता स्यात् वचन में गरीबी क्यों रखी जाए, अर्थात कंजूसी क्यों रखी जाए। बोलना है तो अच्छा बोलना चाहिए भाई। मीठा बोलने से किसी को शुगर होते हुए आपने सुना है, या कोई गवर्नमेंट मीठा बोलने से टैक्स लेती है? बिल्कुल नहीं लेती। अच्छा कोई जीएसटी काटती है? अरे बिल्कुल नहीं काटती भाई। तो फिर हम मीठा क्यों नहीं बोलते, जबकि हम फ्री में बोल सकते हैं, और जिसके बारे में हम बोलेंगे वह बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। किसी की निंदा, किसी की बुराई को भी हम अच्छे वचनों के माध्यम से कह सकते हैं, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। All human beings, when addressed with pleasant speech, become satisfied, happy. Hence, one should always use pleasant words. Why be miserly in speech? One should be generous in the use of pleasant words, because it makes everyone happy. अगला श्लोक देखिए, गच्छन् पीपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। इसमें हम
सबसे पहले संधि विच्छेद देखते हैं। पीपी लकह प्लस याति विसर्ग संधि है। शतानी प्लस अपि यण संधि है। वैनतेयः प्लस अपि विसर्ग संधि है। पदम प्लस एकम पदच्छेद। अब यहां पर देखिए, गच्छन पीपीलकः योजनानां शतानि अपि याति, अगच्छन वैनतेयः अपि एकम पदम न गच्छति। इसका शब्दार्थ देखते हैं। गच्छन यानी चलता हुआ, रोमिंग, मूविंग। पीपीलकः चींटी, नर, एंट, ही। याति जाता है, जाती है, गोज। योजनानाम योजनों का, योजन दूरी का एक माप है। ऑफ मेनी योजनास मेजर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर, अर्थात 12 किलोमीटर का एक योजन माना जाता है। शतान्यापि कैसो, हंड्रेड्स। अगच्छन न गच्छन न जाता हुआ, व नॉट ऑन द मूव। वैनतेयः गरुड़ पक्षी, गरुड़ा द बर्ड दैट फ्लाइज वेरी स्वीटली। पदमेकम पदम प्लस एकम, एक कदम, अ सिंगल स्टेप। गच्छन पीपीलकः योजनानां शतानि अपि याति, यहां पर क्या बताया है, गच्छन यानी चलती हुई या चलता हुआ चीटा, इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो चलती हुई चीटी, योजनानां शतानि अपि सैकड़ों योजन तक याति जाती है। मतलब एक चींटी जिसके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, चलने की स्पीड नहीं है, लेकिन वो चलती रहे चलती रहे चलती रहे तो 100 योजन को पार कर सकती है। लेकिन अगच्छन वैनतेयः अपि, न चलने वाला बाज, कैसा बाज, जो 1 मिनट में कई किलोमीटर को पार कर सकता है, उड़ने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन आगे बढ़ने की उसके अंदर भाव न हो। तो यहाँ क्या बताया है कि अगच्छन वैनतेयः अपि, न चलने वाला गरुड़ बाज भी एकम पदम न गच्छति, आगे बढ़ नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि कोशिश करने वाले ही, भले ही उनके पास कम पावर हो, वो सक्सेस हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आपके पास योग्यता कितनी है ये मायने नहीं रखता है, उस योग्यता के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कितनी की है ये मायने रखता है। Even an ant when on the move manages to cross hundreds of yojanas, but even Garuda when not moving does not proceed even a single step. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। इसमें अन्वय देखिए आप, यहां पर संधि विच्छेद कर लिया हमने। को भेदः का बनता है कह भेदः। काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, यहां पर अपि और अस्ति लगा दिया है ब्रैकेट में। पिक काकयोः कह भेदः अस्ति। वसंत समय प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः इति भेदः स्पष्टः भवति। यहां पर देखिए कह प्लस भेदः। अब यहां पर हम देखते हैं शब्दार्थ को। काकः कौवा, क्रो। कृष्णः काला, ब्लैक। पिकः कोयल, ककू। भेदः अंतर, डिफरेंस। पिक काकयोः, कोयल और कौवे के मध्य, बिटवीन द क्रो एंड द ककू। वसंत समय प्राप्ते, वसंत काल आने पर, ऑन अराइवल ऑफ स्प्रिंग टाइम। अब इसमें इसका अर्थ देखिए, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, कौवा काला है, कोयल भी काली है। पिकः यानी कोयल, ये कोयल है और ये कौवा है। तो कौवा काला है, कोयल भी काली है। पिक काकयोः कः भेदः अस्ति, पिक यानी कोयल और कौवे में क्या अंतर है।
हम दूर से देखें तो हम इन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, लेकिन डिफरेंस कब पता चलता है? वसंत समय प्राप्त है। जब वसंत ऋतु आती है तो उस समय पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। यानी कि जब वसंत ऋतु आता है, वसंत काल आता है, तो कोयल अपनी मीठी तान से सबको प्रसन्न करती है, लेकिन कौवा काव काव करके अपनी कटु ध्वनि ही सुनाता रहता है। तो इसके अर्थ है कि मान लीजिए कि दो विद्यार्थी है, एक ने ईमानदारी से पढ़ाई करके पास किया है, उसको 98% आए हैं, और दूसरा है कि जिसने नकल करके पास हुआ है तो उसको भी 98% आ गए हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन कौवा है और कौन कोयल है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि कागज को देख के तो पता नहीं चलने वाला। लेकिन जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए, जॉब के लिए जाते हैं, तब जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की है वो अच्छी तरीके से पास होता है और उसको अच्छी नौकरी मिलती है। लेकिन जो चीटिंग करके पास हुआ है उसको कुछ नहीं आता, इसलिए वो फेल हो जाता है। यही बात यहाँ पर बताना चाहते हैं। इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। द क्रो इज अ ब्लैक एंड द ककू इज ऑल्सो ब्लैक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रो एंड द ककू? ऑन अराइवल ऑफ स्प्रिंग टाइम द क्रो इज अ क्रो एंड द ककू इज अ ककू, मीन्स देयर डिफरेंस बिकम क्लियर इन स्प्रिंग। दोस्तों आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला लेसन नंबर 9 अंगुलीयकम प्राप्तम, इसका हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 0 to+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी ZTPL एंड्रॉयड ऐप को जरूर जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।